रात के 11 बज चुके थे। शिमला की वादियों में बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच द मिस्टी विला के लिविंग रूम में सिर्फ फायरप्लेस की आग दहक रही थी। अवनी खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी नजरें लगातार बाहर सड़क पर थीं। उसकी धड़कनें तेज थीं, डर के मारे नहीं, बल्कि उस रोमांच के एहसास से जो इस वक्त उसके वजूद पर हावी था। ठीक एक हफ्ते पहले उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। अगर अपनी बोरिंग जिंदगी से आज़ादी चाहती हो तो फ्राइडे की रात मिस्टी विला पहुंचो। तुम्हारा अतीत वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अवनी अपनी शादीशुदा जिंदगी के बिखराव और एक ठंडे रिश्ते से भागकर यहाँ आई थी, लेकिन यहाँ कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक काले अंधेरे सन्नाटे के। तभी विला का भारी लकड़ी का दरवाजा धीरे से खुला। ठंडी हवा के झोंकों के साथ एक साया अंदर दाखिल हुआ। ये ठंडी हवा के झोंके इतने ठंडे थे कि उसने अवनी के दिल को अंदर तक झकझोर के रख दिया था। अवनी ने पलटकर देखा। फायरप्लेस की मध्यम रोशनी में उसकी नजरें एक शख्स से मिली। वह कबीर था, उसका पहला प्यार, जो 5 साल पहले अचानक गायब हो गया था। उसे देखते ही अवनी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। कबीर, तुम तो। अवनी की आवाज कांप गई। वो एकाएक रुक गई, बोलते बोलते तुम तो, कि मैं मर चुका हूं। कबीर ने अपनी गहरी मखमली आवाज में कहा। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसके लंबे कोट पर बर्फ की बूंदें चमक रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा था और एक गहरा राज था। शायद मैं मर चुका था अनवी, लेकिन तुम्हारी यादों ने मुझे जिंदा रखा। अवनी ने कहा, यह कोई खेल है क्या? तुम जानते हो मेरे पति अर्णव को अगर पता चला तो। एकाएक वो ये बोलते हुए रुक गई। पता चला तो? इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा करती, कबीर ने आगे बढ़कर उसे दीवार से सटा दिया। उसके दोनों हाथ अवनी के चेहरे के दोनों तरफ दीवारों पर टिक गए। कबीर की गर्म सांसों की गर्माहट अवनी के ठंडे पड़ चुके चेहरे को छू रही थी। अर्णव को कभी पता नहीं चलेगा, कबीर ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी नजरें अवनी के कांपते हुए होठों पर टिक गई। और वैसे भी तुम यहां डरने नहीं आई हो। जुनून और खामोशी ने उस कमरे को चारों तरफ से घेर लिया था। सस्पेंस और डर की एक महीन लकीर भी थी जो अचानक पिघलकर एक तीव्र आकर्षण में बदल गई। 5 साल की दूरी, शिकायतें और सस्पेंस, सब कुछ एक पल में धुंधला हो गया। अवनी कबीर की तरफ आकर्षित हो चुकी थी। कबीर की उंगलियों ने अवनी के चेहरे से बालों की एक लट को पीछे किया। उसकी छुअन से एक ऐसी शिद्दत थी जिसने अवनी के पूरे शरीर में बिजली दौड़ा दी। अवनी ने कबीर की जैकेट को अपनी मुट्ठियों में भींच लिया, जैसे कि वो अपने आप को समेट कर रखना चाहती हो। कबीर थोड़ा झुका और उसके होठ अवनी के गर्दन पर ठहर गए। अवनी के मुंह से एक दबी हुई आह निकली। बाहर चलती ठंड हवा के विपरीत कमरे के भीतर का तापमान तेजी से बढ़ रहा था। कबीर ने अवनी को अपनी बाहों में इतनी कसकर जकड़ लिया जैसे वह उसे खुद में समा लेना चाहता हो। अवनी ने सिसकते हुए पूछा, तुम मुझसे दूर क्यों हो गए थे? और उसकी आंखें बंद हो गईं। ताकि तुम्हें इस आग से बचा सकूं, लेकिन आज मैं खुद को नहीं रोक पाऊंगा, कबीर ने कहा। कबीर धीरे धीरे अवनी की तरफ आकर्षित हो गया था। उसने अवनी को गोद में उठाया और फायरप्लेस के पीछे बिछे मखमली गलीचे पे ले गया। आग की लपटों की गहराई उनके जिस्मों पर तैर रही थी। कबीर ने अवनी के कोट के बटन एक एक करके खोले। हर खुलते बटन के साथ सस्पेंस और सन्नाटा और गहरा होता जा रहा था। जब कबीर के होठ अवनी के होठ से मिले तो दुनिया ठहर गई। वह एक भूखा, जंगली लेकिन बेहद संवेदनशील किस था। अवनी ने अपनी उंगलियां कबीर के बालों में फंसा दी, खुद को पूरी तरह उसके हवाले करते हुए। उसकी सांसों की गति बहुत तेज हो चुकी थी। कबीर के हाथों का स्पर्श
अवनी के बदन पर एक जादू सा कर रहा था। उस रात की कड़कड़ाती ठंड में वे दोनों एक दूसरे की गर्मी में पिघल रहे थे। यह सिर्फ जिस्मों का मिलन नहीं था, बल्कि दो सुलगते हुए राज थे जो एक दूसरे में दफन हो रहे थे। प्यार, हवस और सस्पेंस के उस चरम पर अवनी भूल चुकी थी कि वह किस खतरे के मुहाने यानी कि किस खतरे के किनारे पर खड़ी है। अब बात आती है एक ट्विस्ट की जो अवनी की जिंदगी में आया। तड़के सुबह करीब 4 बजे जब कमरे में सिर्फ फायरप्लेस के कोयले सुलग रहे थे, अवनी कबीर की छाती पर सर रखकर लेटी हुई थी। कबीर गहरी नींद में था। अवनी का फोन अचानक से जोर जोर से वाइब्रेट हुआ। विला में नेटवर्क बेहद कमजोर था, लेकिन एक पुराना वॉइस मेल डाउनलोड हुआ था। अवनी ने अपने हेडफोन लगाए और मैसेज को प्ले किया। उसने जैसे ही मैसेज को सुना तो उसे पता चला फोन पर उसके पति अर्णव की आवाज थी, जो बेहद डरी हुई और हाँफती हुई लग रही थी। अवनी, तुम जहां भी हो तुरंत वहां से भागो। कबीर कभी गायब नहीं हुआ था। उसे 5 साल पहले एक मर्डर केस में जेल हुई थी और आज सुबह वह जेल तोड़कर भागा है। वह साइकोपैथ है अवनी। पुलिस को उसकी डायरी मिली है। उसका अगला टारगेट तुम हो। वह तुम्हें मारना चाहता है। अवनी के हाथ से फोर्स छूटकर गिर गया। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया, मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका पुराना प्यार कबीर, जिससे वो बेहद प्यार करती थी, वो एक साइकोपैथ बन चुका है। उसने धीरे से सर उठाया और अपने बगल में सोए कबीर को देखा। कबीर की आंखें खुल चुकी थी। वह बेहद शांत और डरावनी मुस्कान के साथ अवनी को ही देख रहा था। उसके हाथ में एक छोटा नुकीला चाकू था जो आग की आखिरी रोशनी में चमक रहा था। मैसेज सुन लिया? कबीर ने बेहद प्यार से पूछा और अवनी के गाल को चूमते हुए चाकू की नोक उसकी गर्दन पर रख दी। कबीर मुस्कुराते हुए चाकू अवनी की गर्दन के और पास लाता है। अवनी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है, मानो अब वो कुछ देखना ही नहीं चाहती है। तभी अचानक विला का दरवाजा जोर से टूटता है और पुलिस के साथ अर्णव, जो कि अवनी का पति है, अंदर आता है। पुलिस कबीर को दबोच लेती है। अर्णव भागकर अवनी को गले लगा लेता है। तुम ठीक तो हो ना अवनी? मैं सही वक्त पर पहुंच गया। अवनी रोते हुए अर्णव के सीने से लग जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर अर्णव के हाथ की घड़ी पर पड़ती है। उस घड़ी का पट्टा वही अनोखा और दुर्लभ है जो कबीर की डायरी में हत्यारे के रूप में लिखा गया था। ये और भी मजेदार है कि वो हत्यारे के रूप में जो पट्टा है वो अवनी के पति के हाथ पर कैसे पहुंचा। अवनी को अचानक याद आता है कि वॉइस मेल में कबीर के जेल से भागने की बात थी, लेकिन कबीर ने तो पूरी रात उसके साथ शांति से बिताई थी। उसने कोई हमला नहीं किया था। असली साइकोपैथ कबीर नहीं बल्कि अर्णव है, जिसने कबीर को फंसाया था और अब कबीर को दोबारा रास्ते से हटाकर अवनी को खुद मारने यहाँ आया है। कबीर चिल्लाता है, अवनी उस पर भरोसा मत करो। और तभी अर्णव की आंखों में एक खौफनाक चमक उभरती है। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अर्णव ने ही कबीर को मर्डर केस में फंसाया था और अब वो अवनी को मारने के लिए दोबारा वहां पर आया है। तो दोस्तों, ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरी के लिए, अच्छी अच्छी कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें।